हेलो एवरीवन, माय नेम अर्जुन सिंह शेखावत। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कक्षा 10 की मैथ की प्रश्नावली 1, प्रश्नावली 2 और प्रश्नावली 3 हमने डिस्कस कर ली है। आज हम प्रश्नावली 3 के एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? प्रश्नमाला 3 के सभी उदाहरणों का हल, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। आज हम इसका पहला एग्जाम्पल डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, एग्जाम्पल नंबर 1 हमें दे रखा है, ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि क्या समीकरण युग्म x प्लस 3y बराबर 6 और 2x माइनस 3y बराबर 12, ये दो समीकरण हमें दे रखे हैं, संगत हैं। यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफीय विधि के द्वारा भी हमें हल करना है। तो पहले हम इन दोनों समीकरणों को चेक करेंगे कि ये संगत है या असंगत है। यदि ये संगत है तो इन्हें ग्राफीय विधि से फिर हमें हल करना है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में हमें पहला समीकरण दे रखा है, फर्स्ट समीकरण x प्लस का 3y बराबर में 6, समीकरण नंबर 1 हो गया। और दूसरा समीकरण दे रखा है 2x माइनस का 3y बराबर में 12, ये दूसरा समीकरण है। तो पहले हम चेक करते हैं कि ये समीकरण संगत है या असंगत है। तो इसके लिए समीकरण नंबर 1 व 2 से दोनों समीकरणों का अनुपात बनाते हैं, यानी a1 बटा a2। तो x का गुणांक कुछ भी नहीं है तो 1 हो जाएगा, और इधर x के गुणा में 2 है तो a2 का मान 2 हो गया। फिर हम b1 b2 बनाएंगे, b1 बटा b2। तो y का गुणांक कितना दे रखा है 3, और इसमें y का गुणांक कितना दे रखा है माइनस का 3। तो यहां पे कैलकुलेट करेंगे, 3 एकम 3 माइनस 3 एकम 3। इसी तरह हम फिर c1 c2 बनाएंगे, c1 बटा c2। तो c1 का मान कितना हो जाएगा 6 और c2 का मान कितना हो जाएगा 12, यानी 6 बटा 12, 6 एकम 6 और 6 दूना 12। तीनों अनुपातों की हम तुलना करते हैं, तो यहां a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 की तुलना करने पर क्या पता चलता है कि 1 बटा 2 माइनस 1 बटा 1 के बराबर नहीं है, और माइनस 1 बटा 1 1 बटा 2 के बराबर नहीं है। अगर ये तीनों अनुपात बराबर नहीं है तो दिए गए समीकरणों का युग्म संगत है। यानी क्या लिखेंगे, इन समीकरणों का हल संगत है। संगत है तो फिर इन्हें ग्राफीय विधि से हल करना पड़ेगा। तो ग्राफीय विधि से हल, ग्राफीय विधि से हल। ग्राफीय विधि के हल के लिए हमें समीकरण नंबर 1 लेकर चलना है पहले। तो समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से पहला समीकरण दे रखा था हमें x प्लस 3y बराबर में 6। इसकी हम सारणी बनाएंगे ग्राफ के लिए। ऊपर वाला बॉक्स x का हो गया, नीचे वाला बॉक्स y का हो गया। x का मान 0 रखेंगे और y का मान 0 रखेंगे। x की जगह हमने 0 रखा तो y का मान निकालेंगे। ये 3 गुणा से कहा जाएगा भाग में, 6 में हमने 3 का भाग दिया तो 3 दूना 6। फिर हम y का मान 0 रखेंगे तो ये पूरा पद 0 हो जाएगा। तो x का मान कितना मिला 6, तो x का मान कितना रख दिया 6। इसी तरह हम समीकरण नंबर 2 को लेकर चलते हैं। ऐसी ही सारणी हमें समीकरण नंबर 2 की बनानी है। तो समीकरण नंबर 2 से दूसरा समीकरण हमें दे रखा है 2x माइनस 3y बराबर 12, और इसकी भी हम सारणी बनाते हैं इस तरह से। ऊपर वाला जो बॉक्स है वो x का है, नीचे वाला बॉक्स जो y का है। एक बार हमें x का मान 0 रखना है, एक बार हमें y का मान 0 रखना है। x का मान हमने 0 रखा तो ये पूरा 0 हो गया, तो y का मान माइनस का 3 इसके बटे में आ जाएगा, और माइनस 3 का भाग दिया, 3 चौक 12 माइनस 4 बार गया। फिर हम y का मान 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो x का मान निकालते हैं, 2 गुणा से भाग में आ जाएगा, 2 6 की 12। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 की हमने सारणी तैयार कर ली है।
अब हम इनको ग्राफ में प्रेजेंट करेंगे तो उसे कहेंगे ग्राफीय निरूपण से, ग्राफीय निरूपण करने पर इनको ग्राफ में प्रेजेंट करते हैं। तो इसके लिए हम ग्राफ पेपर लेंगे। ये रहा ग्राफ पेपर हमारे पास। ग्राफ पेपर में एक हमें बनाना है y अक्ष, ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा है ये y अक्ष का काम करेगी, और ये जो क्षैतिज रेखा है ये x अक्ष का काम करेगी। ये जो क्षैतिज रेखा है ये x अक्ष का काम करेगी। ठीक है, ग्राफ में इस वाले अक्ष का नाम हम रखेंगे x अक्ष, और ये वाला जो x है ये माइनस का हो जाएगा तो इसका नाम रखेंगे x डैश। ग्राफ में ये वाला जो अक्ष दे रखा है इसका नाम रखेंगे हम y अक्ष, और ये वाला जो x हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस का तो y डैश, और यहां पे इनका मूल बिंदु आ जाएगा। ग्राफ के अंदर मापांक कैसे रखने हैं, सारणी से ध्यान रखना। पहली सारणी जो हमें दे रखी है उसमें x का मान कितना है 6, और इसमें x का मान कितना दे रखा है 6, दोनों में मान सेम है तो आपको 6 तक ही मान लेना है। x का मान 6 तक लेना है तो देखिए क्या होगा, 2 का अंतराल ले लो, यहां पे आ जाएगा 2, यहां पे आ गया 4 और यहां पे आ गया 6, माइनस में कोई मान है ही नहीं। अब दोनों सारणियों में y के मान देखो, इसमें y का मान कितना दे रखा है 2, और इसमें y का मान कितना दे रखा है माइनस का 4, तो 2 से -4 रखना है आपको। तो x अक्ष की तरफ तो कितना आ जाएगा 2, तो ये रहा 2, और y अक्ष की तरफ -4 रहेगा तो ये तो आ जाएगा -2। इसी रेखा को आप नीचे की तरफ बढ़ाओगे तो यहां पे आ जाएगा -4। x अक्ष और y अक्ष पर हमने पैमाना समान माना है, और पैमाना 2-2 इकाई का x अक्ष पे बढ़ रहा है और 2-2 इकाई का y अक्ष पर बढ़ रहा है। तो यहाँ पे हम पैमाना लिख देते हैं कि कौन सी अक्ष पर हमने क्या माना है। पैमाना x अक्ष पर जो एक बड़ा खाना है वो 2 इकाई का लिया है, और y अक्ष पर भी जो एक बड़ा खाना है वो भी हमने 2 इकाई का लिया है, दोनों तरफ सेम है। ग्राफ के अंदर मान कैसे रखना है, पहली सारणी को देखो, x का मान कितना दे रखा है 0 और y का मान कितना है 2, तो x का मान 0 रखना है और y का मान 2। x का मान 0 यहाँ पे आ गया और y का मान 2 यहाँ पे चला जाएगा। इस वाले पॉइंट को नाम हम देंगे a, जिसमें x का मान तो हमें 0 दे रखा है बट y का मान कितना दे रखा है 2। सेकंड नंबर, x का मान तो 6 है और y का मान कितना है 0, तो हमारे पास यहाँ पे x का मान तो कितना आ जाएगा 6 और y का मान कितना आ जाएगा 0, तो पॉइंट यहीं पे रहेगा। इस पॉइंट का नाम हमने क्या रख दिया b। x का मान तो यहाँ पे 6 है और y का मान कितना आ गया यहाँ पे 0। इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हैं तो ग्राफ की हमें पहले रेखा प्राप्त होगी। इन दोनों ही पॉइंट को मिलाते हैं तो ये हमें ग्राफ की फर्स्ट रेखा प्राप्त हो गई। इस ग्राफ की पहली रेखा का जो समीकरण होगा वो समीकरण आगे लिखना है, और पहला समीकरण हमें दे रखा था x + 3y = 6, तो यहाँ पे नाम दे दिया x + 3y = 6। इसी तरह हम दूसरी सारणी को जमाते हैं, x का मान तो 0 है और y का मान -4 है, तो यहाँ पे x का मान तो 0 रखते हैं और y का मान -4 है, तो -4 यानी ये वाला पॉइंट आएगा। इस वाले पॉइंट का नाम हमने क्या रखा c। x का मान तो 0 है बट y का मान -4 है। ठीक इसी तरह से x का मान तो 6 है और y का मान कितना है 0, तो 6 और 0 पे हमें पॉइंट दर्शाना है, और ये पॉइंट पहले से आ रखा है। x का मान 6 है और y का मान 0 है, पॉइंट रिपीट हो रहा है तो आप यहाँ पे लिख दीजिए x का मान 6 है और y का मान 0, रिपीट पॉइंट है। अब इन दोनों पॉइंटों को मिलाने पर दूसरे समीकरण की रेखा प्राप्त हो जाएगी। इन दोनों ही बिंदुओं को मिलाने पर हमारे पास दूसरे समीकरण की रेखा आ जाएगी। पहला बिंदु ये रहा और दूसरा बिंदु ये रहा। इन दोनों समीकरण को मिलाने पर हमारे पास दूसरे समीकरण की रेखा आ गई, और दूसरा समीकरण हमें दे रखा है 2x - 3y और बराबर में 12। आप देखेंगे कि दोनों समीकरण की रेखा जो है वह बिंदु B पर प्रतिच्छेद करती हैं, जिसके निर्देशांक 6 और 0 हैं। तो हम लास्ट में ग्राफ को पढ़कर रिजल्ट क्या लिखेंगे, अतः ग्राफ से स्पष्ट है कि दोनों समीकरण की रेखाएं बिंदु B पर प्रतिच्छेद करती हैं और बिंदु B के निर्देशांक इतने इतने हैं, और यहीं से हमें x का मान और y का मान प्राप्त होगा। अब ग्राफ कंप्लीट होने के बाद हम लिखेंगे ग्राफ का रिजल्ट।
देखिए ग्राफ का रिजल्ट लिखते हैं। अतः ग्राफ से स्पष्ट है, अतः ग्राफ से स्पष्ट है कि दोनों समीकरण की रेखाएं, दोनों समीकरण की रेखाएं बिंदु B पर प्रतिच्छेद करती हैं, बिंदु B पर प्रतिच्छेद करती हैं। और जो B के निर्देशांक है वो कितना है, 6 और 0, यानी x का उत्तर तो कितना आ गया 6 और y का उत्तर कितना आ गया 0। तो ग्राफ विधि से इस तरह से हम x और y के मान क्या कर सकते हैं, ज्ञात। तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 डन हुआ। अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 पढ़ेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2 हमें क्या दे रखा है। एग्जाम्पल नंबर 2 हमें दिया गया है, ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण के युग्म का हल नहीं है, अद्वितीय हल है या फिर अपरिमित रूपों से अनेक हल हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो दोनों समीकरण दे रखे हैं इन दोनों समीकरणों पे हम शर्त लगाएंगे, a1 a2 b1 b2 और c1 c2। ठीक है, अब इन दोनों समीकरणों में जो मान रखा जाएगा तो तीनों ही अनुपात अगर बराबर आते हैं तो उन समीकरणों के युग्म का कोई हल, तीनों ही बराबर आते हैं तो समीकरणों अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अगर तीनों ही बराबर नहीं होते हैं तो अद्वितीय हल हैं। कुछ बराबर है और कुछ बराबर नहीं है तो युग्मों का कोई हल नहीं है। ऐसे हम 3 शर्तें अनुपात के माध्यम से देख सकते हैं। लेकिन अगर हमें डायरेक्ट ग्राफ वाली विधि से देखना है तो उसके लिए क्या होगा, जब इन दोनों समीकरणों को लेकर डायरेक्ट ग्राफ हम बनाएंगे तो ग्राफ में अगर रेखाएं एक दूसरे को काटती मिलती हैं तो उसका मतलब होता है दिए गए समीकरणों का अद्वितीय हल संभव है। अगर हमें ग्राफ में केवल एक ही रेखा प्राप्त होती है और उसको आगे पीछे बढ़ाने पर वापस हमें वही रेखा प्राप्त होती है, अगर ग्राफ में दो अलग अलग समीकरणों की एक ही रेखा प्राप्त होती है तो उसे कहते हैं अपरिमित रूपों से अनेक हल हैं। लेकिन अगर हम दिए गए समीकरण का ग्राफ बनाएं और अगर ग्राफ में 3 अलग अलग पॉइंट लें, कोई 2 पॉइंट तो एक रेखा पे आ रहा हो लेकिन तीसरा पॉइंट उस रेखा पे नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, अर्थात उसका ग्राफ नहीं बन सकता। तो हम ग्राफ से पता लगाएंगे कि दिए गए समीकरण का अपरिमित रूपों से अनेक हल है, अद्वितीय हल है या फिर कोई हल नहीं है। चलिए सीखना स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। एग्जाम्पल नंबर 2 की हम बात कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 2 में पहला समीकरण में दे रखा है 5x माइनस का 8y प्लस का 1 बराबर में 0, और दूसरा समीकरण हमें दे रखा है 3x माइनस का 24/5y प्लस में 3/5 बराबर में 0। ये दो समीकरण हो गए। पहला समीकरण तो ऑलरेडी सरल है, हमें दूसरे समीकरण को सरल करना पड़ेगा। दूसरे समीकरण को सरल करते हैं तो ये 5 यहां पे भी है और इसमें भी है, तो 5 को मैं 3 से गुणा करा दूं और 0 से गुणा करा दूं तो बटे से 5 हट जाएगा, लघुत्तम आ जाएगा। तो 5 को मैंने 3 से गुणा किया तो 5 3 15x हो गया। फिर ऊपर दे रखा है 24y और फिर 5 हट गया यहां से 3, और इन दोनों 5 को 0 से गुणा किया तो 0। 3 का भाग पूरे समीकरण में देते हैं, 3 पंजे 15 5 बार गया, 3 8 24 8 बार गया, 3 एकम 3 1 बार गया, बराबर में 0। तो ये सरल करने के बाद हमारे पास समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो रहा है। अब समीकरण नंबर 1 को देखो, 5x माइनस का 8y प्लस 1 बराबर 0, और समीकरण नंबर 2 को भी देखो, हल करने के बाद 5x माइनस 8y प्लस का 1 बराबर 0, यानी दोनों समीकरण बराबर प्राप्त हो रहे हैं। जब दोनों समीकरण बराबर प्राप्त होते हैं तो इसका मतलब होता है ग्राफ के अंदर एक ही रेखा प्राप्त होगी। जब ग्राफ में एक ही रेखा प्राप्त होती है तो उसी को कहते हैं अपरिमित रूपों से अनेक हल होना। तो जब हम ग्राफ में प्रेजेंट करेंगे तो हमें अपरिमित रूपों से अनेक हल वाला ग्राफ मिलेगा, तो इन समीकरणों का हल भी अपरिमित रूपों से अनेक हल होगा। ठीक है, तो यहां पे समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से अनुपात हम बना लेते हैं। कैसे?
A1 बटा A2, तो x का जो गुणांक दे रखा है इसमें भी 5 होगा और इसमें भी 5 होगा, तो यहां पे 5 बटा 5 हो गया, यानी 1 बटा 1। फिर हम यहाँ पे B1 बटा B2 निकालेंगे, तो B1 बटा B2, इधर x का गुणांक कितना है माइनस का 8, तो इधर भी x का गुणांक कितना होगा माइनस का 8, तो माइनस का 8 बटा माइनस का 8, माइनस से माइनस कट गया, 8 एकम 8, 8 एकम 8। फिर हम C1 बटा C2 निकालते हैं, तो C1 का मान कितना दे रखा है यहां पर 1, और यहां पे C1 का मान कितना दे रखा है 1, दोनों में सेम है 1 बटा 1। अब तीनों ही अनुपात कंप्लीट होने के बाद हम क्या करते हैं, मान यहां पे कंप्लीट हो गए। अब हम इसे सॉल्व करेंगे आगे, जैसे A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2 हमने निकाल लिया। तो अब चेक करते हैं A1 बटा A2 का मान B1 बटा B2 के साथ और C1 बटा C2 के साथ, तीनों में 1 बटा 1, 1 बटा 1, 1 बटा 1 आ रहा है, 1 बटा 1, 1 बटा 1, 1 बटा 1, यानी तीनों ही अनुपात क्या दे रखे हैं बराबर। जब तीनों अनुपात बराबर होते हैं तो उसे कहते हैं अपरिमित रूपों से अनेक हल है। तो यहां पे लिखेंगे दिए गए समीकरणों का अपरिमित रूपों से अनेक हल हैं। जब अपरिमित रूपों से अनेक हल होता है तो हम क्या लिखते हैं ग्राफी विधि से। ग्राफी विधि में क्या करेंगे, ग्राफी विधि में हम समीकरण नंबर 1 को लेकर चलेंगे। और पहला समीकरण हमें दे रखा है 5x माइनस का 8y प्लस 1 बराबर 0, 5x माइनस का 8y प्लस का 1 बराबर 0। अब यहां से हम टेबल तैयार करते हैं। ऊपर x नीचे y, एक बार हम x का मान 0 रखेंगे और एक बार हम y का मान 0 रखेंगे। देखो कैलकुलेट करो, मैं यहां पे कैलकुलेट करके बता देता हूं। 5 x की जगह हमने 0 रख दिया, माइनस का 8y, फिर प्लस का 1 और बराबर में 0, तो ये तो हो जाएगा 0, माइनस का 8y प्लस का 1 इधर आया तो किसका हो गया माइनस का 1, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 8y बराबर कितना आ गया 1। y का मान निकालना है तो 1 के बटे में कितना आ जाएगा 8, और 1 में 8 का भाग देते हैं तो पॉइंट यानी 10, 8 एकम 8, 0.1। इसी तरह हम अब y का मान कितना प्राप्त कर रहे हैं 0.1, तो 0.1 को यहां लिख दिया। ठीक है, अब हम y का मान 0 रखेंगे इसमें, तो समीकरण है 5x माइनस का 8, y का मान 0 प्लस का 1 बराबर 0, तो ये तो रहा 5x, ये 0 हो गया, प्लस का 1 उधर गया तो किसका हो गया माइनस का 1। x का मान निकालते हैं, माइनस 1 के बटे में कितना आ जाएगा 5, और माइनस 1 में हम 5 का भाग देंगे तो 0.2 आएगा, तो यानी यहां पे सारणी में ये वाला मान कौन सा हो गया माइनस का 0.2। तो इस तरह से हमारे पास पहले समीकरण की जो सारणी है वैसी ही सारणी दूसरे समीकरण की होगी, क्योंकि दोनों समीकरणों में समानता है, तो हम दूसरे समीकरण की सारणी भी एज इट इज पहले समीकरण की सारणी जैसी बना देते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। इसी तरह हम समीकरण नंबर 2 की टेबल तैयार करेंगे। समीकरण नंबर 2 भी हल करने पर वैसा ही आ रहा है 5x माइनस का 8y प्लस का 1 बराबर 0। वही टेबल रिपीट कर देंगे एज इट इज, आप कैलकुलेशन नहीं करेंगे इसमें। ऊपर वाला बॉक्स किसका हो गया x का, नीचे वाला बॉक्स y का, x का मान 0 और y का मान 0। तो ऐसा करने पर हमारे पास मान आया था 0.1 और माइनस 0.2, तो यहाँ पे तो मान आ जाएगा 0.1 और यहाँ पे माइनस का 0.2।
ठीक है, दोनों समीकरण में समानता थी तो सारणी वैसी बनेगी। अब हम इसे ग्राफी विधि से सॉल्व करते हैं, तो ग्राफी विधि से हल निकालेंगे। ये हमारे पास कोई ग्राफ पेपर है। ग्राफ पेपर में सबसे पहले हम y अक्ष खींचते हैं, ये हमारे पास y अक्ष आ गया, और फिर x अक्ष खींचते हैं तो ये हमारे पास x अक्ष आ गया। ये x तो प्लस का हो जाएगा, और ये x डैश माइनस का, और ये y प्लस का हो जाएगा, और ये y डैश माइनस का, और दोनों का यहाँ पे ओरिजिन मूल बिंदु आ गया। हम एक एक खाना कितने का लेते हैं? 0.1 का, तो ये हो जाएगा 0.1, यहाँ पे 0.2, 0.3, 0.4 ले सकते हैं। y का जो मान दे रखा है वो y का मान हम रखते हैं 0.1, 0.2, 0.3, माइनस में यहाँ पे कितना हो जाएगा? माइनस 0.1, ये कौन सा हो जाएगा? माइनस 0.2। ठीक है, बस इतने ही मानों की आवश्यकता है। हमने पैमाना x अक्ष और y अक्ष पर समान माना है। x अक्ष पर एक बड़ा खाना 0.1 इकाई का है, और y अक्ष पर भी एक बड़ा खाना 0.1 इकाई का है। वैल्यूज पुट करेंगे, x का मान 0 रखना है तो y का मान 0.1 आएगा, x का मान 0 रखते हैं तो y का मान 0.1, ये वाला पॉइंट आ गया। इसका नाम क्या रखा? a। x का मान तो 0 है और y का मान 0.1 है। फिर x का मान कितना है? माइनस का 0.2, y का मान कितना हो गया? 0। तो x का मान कितना हो गया? माइनस का 0.2, तो यहाँ पे आ जाएगा। इस वाले पॉइंट का नाम क्या रखेंगे? b। x का मान तो माइनस का 0.2 है, बट y का मान कितना आ गया? 0। इन दोनों ही बिंदुओं को मिलाते हैं तो पहले समीकरण की रेखा, इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हैं तो ये पहले समीकरण की रेखा आ गई। पहला समीकरण हमें क्या दे रखा था? 5x माइनस का 8y, 5x माइनस का 8y प्लस का 1 बराबर 0। और याद करो दूसरा समीकरण भी 5x माइनस का 8y प्लस 1, यही था। 5x माइनस का 8y प्लस का 1 बराबर 0। इन दोनों ही समीकरणों की ग्राफ में एक रेखा इसलिए प्राप्त हो रही है क्योंकि ग्राफ, दोनों ही समीकरण की ग्राफ में एक रेखा इसलिए प्राप्त हो रही है कि दोनों समीकरणों में समानता है। तो समान समीकरणों में चाहे मान कितने भी आप डिफरेंट रख लो, सारे के सारे मान इसी रेखा पे प्राप्त होने हैं। और अगर ग्राफ के सारे मान एक ही रेखा पर आ जाते हैं तो उसे कहते हैं अपरिमित रूपों से अनेक हल हैं। और एग्जाम्पल नंबर 2 हमें ये कह रहा था कि जो समीकरण हमें दे रखे हैं आपको बताना है ग्राफीय विधि से कि यह समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है, अद्वितीय हल है या अपरिमित रूपों से अनेक हल है। तो इस तरह से हमने बताया कि इस एग्जाम्पल का ग्राफीय विधि से हल अपरिमित रूपों से प्राप्त होता है, और अपरिमित रूपों वाले ग्राफ को इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, यहां पर हमारा दूसरा एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया है। यदि आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, हम तीसरा एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 पे काम करते हैं। तीसरा उदाहरण क्या कहना चाह रहा है? तीसरा एग्जाम्पल अच्छा है, ध्यान दीजिए। देखो एग्जाम्पल नंबर 3 हमें दे रखा है कि चंपा एक सेल में कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदने गई। जब उसकी सहेलियों ने पूछा कि प्रत्येक के कितने नग खरीदें, तो उसने उत्तर दिया कि स्कर्ट की संख्या पैंट की संख्या के 2 गुने से 2 कम है। फिर उसने बताया कि स्कर्ट की संख्या पैंटों की संख्या की 4 गुने से 4 कम है। तो सहेलियों को यह जानने के लिए सहायता कीजिए कि चंपा ने कितनी पैंटें और कितने स्कर्ट खरीदे। तो हम पैंटों की संख्या को तो क्या मान लेंगे? x, और स्कर्ट की संख्या को क्या मान लेंगे? y। और फिर हम दिए गए प्रश्न के स्टेटमेंट को समीकरण में जमा कर और ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करके बता देंगे कि कितनी पैंटें थी और कितनी स्कर्ट थी। ठीक है, देखो यहां पे लिखते हैं
माना खरीदी गई पेंटों की जो संख्या है उसको हमने x मान लिया और खरीदी गई स्कर्टों की जो संख्या है, खरीदी गई स्कर्टों की जो संख्या है उसको हमने y मान लिया। और अकॉर्डिंग क्वेश्चन हमें दे रखा है, प्रश्न की शर्त को लिखते हैं। प्रश्न में कह रहा है कि स्कर्टों की जो संख्या है वह पैंटों की संख्या के दोगुने से दो कम है। पहली स्थिति यह है, क्या कहा है फर्स्ट केस में कि स्कर्ट की संख्या पैंटों की संख्या की दोगुने से दो कम है। स्कर्टों की संख्या पैंटों की संख्या के दो गुने से दो कम है, ऐसा दिया गया है। अब स्कर्ट की जो संख्या है वो क्या है, y, तो यहां पे y लिख दिया बराबर पैंटों की संख्या से, तो पैंटों की संख्या क्या मानी थी आपने x, उसके दो गुने से, तो किससे गुणा करा दिया, दो से, दो कम है तो फिर इसमें क्या कम कर दिया, दो। तो समीकरण क्या बना, स्कर्टों की संख्या पैंटों की संख्या के दो गुने से दो कम है, तो ये हमारा पहला समीकरण आ गया, इसका नाम रखा समीकरण नंबर 1। अगली शर्त हमें दे रखी है कि खरीदी गई पैंटों की संख्या, यहां पे स्कर्टों की संख्या, स्कर्टों की संख्या पैंटों की संख्या के 4 गुने से 4 कम है, 4 गुने से 4 कम है। तो इसकी शर्त क्या बनेगी, स्कर्टों की संख्या हमने क्या मानी है y, पैंटों की संख्या हमने क्या मानी है x, 4 गुने का मतलब 4 से गुणा करके 4 कम है तो 4 माइनस करके बराबर लिखा, यानी स्कर्टों की संख्या y पैंटों की संख्या x के 4 गुने यानी 4x से 4 कम है यानी -4। ऐसा करने पर कौन सा समीकरण आ गया, दूसरा समीकरण। अब इन दोनों समीकरणों को हम ग्राफीय विधि से हल करेंगे, तो यहां पे लिखते हैं समीकरण नंबर 1 व 2 को ग्राफीय विधि से हल करने पर, ग्राफीय विधि से हल करने के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 को लेके चलते हैं। समीकरण नंबर 1 से पहला समीकरण हमें दे रखा है y बराबर 2x माइनस का 2, और सारणी बनाएंगे इसकी, उपरोक्त मान तो हो गया x का और ये वाला मान हो गया y का। एक बार हम x का मान 0 रखेंगे और एक बार हम y का मान 0 रखेंगे। हमने x का मान 0 रखा तो ये 0 हो गया, तो y का मान केवल माइनस का 2 आ गया। एक बार हम y का मान 0 रखेंगे तो ये 0 हो गया, माइनस का 2 उधर गया तो प्लस का 2, और फिर 2 उसके बटे में चला जाएगा, 2 में 2 का भाग दिया तो कितना आ जाएगा, 1। इसी तरह हम समीकरण नंबर 2 को लेके चलते हैं। समीकरण नंबर 2 से दूसरा समीकरण हमें दे रखा है y बराबर 4x माइनस का 4, और वही हम इसकी भी सारणी बनाएंगे। ऊपर वाला बॉक्स x का हो गया, नीचे वाला बॉक्स y का हो गया। एक बार हम x का मान 0 रखते हैं और एक बार हम y का मान 0 रखते हैं। x का मान हमने 0 रखा तो ये पूरा 0 हो गया, तो y का मान माइनस का 4 बचेगा। एक बार हम y का मान 0 रखते हैं तो ये 0 हो गया, माइनस का 4 उधर गया तो प्लस का 4, फिर 4 गुणा से भाग में चला जाएगा तो 4 में 4 का भाग देंगे तो 1। इस तरह हमने एग्जाम्पल नंबर 3 के समीकरण बनाकर उनकी सारणी तैयार की है। अब इन सारणियों को हम ग्राफ में हल करेंगे
और पता लगाएंगे कि दोनों समीकरण की रेखाएं कौन से बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं। प्रतिच्छेदी बिंदु निकालना आपको। देखो, सबसे पहले हम ग्राफ पेपर लेते हैं। ग्राफ पेपर में हमें दोनों अक्ष खींचनी है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो ये तो हो गया वाई अक्ष, ठीक है, और ये हो जाएगा एक्स अक्ष। ग्राफ कैसे बना सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ग्राफ की रेखाओं को आगे पीछे ऊपर नीचे लेने से। ये तो हो जाएगा हमारे पास प्लस का एक्स, और ये हो जाएगा माइनस का एक्स डैश। ये हो जाएगा प्लस का वाई, और ये हो जाएगा माइनस का वाई डैश, और यहां पे हो जाएगा ओरिजिन मूल बिंदु। एक्स का इसमें अधिकतम मान देखना एक है, और इसमें भी कितना दे रखा है, सेकंड सारणी में एक दे रखा है। तो एक्स में हमें एक से आगे तो बढ़ना ही नहीं है, तो ये एक हो गया। जबकि वाई की सारणी में देखो, इसमें -2 दे रखा है, इसमें -4 दे रखा है, तो एक्स का कोई रोल ही नहीं है। तो -1 से -4, तो ये हो गया -1, ये हो गया -2, ये हो गया -3, और ये हो गया -4। मान रखो इसके अंदर। एक्स का मान 0 है, वाई का मान -2 है। तो एक्स का मान तो कितना रख दिया 0, और वाई का मान कितना आ गया -2। तो ये पहला पॉइंट आ गया, इस पॉइंट का नाम हमने ए रखा। एक्स का मान तो कितना है 0, और वाई का मान कितना है -2। फिर देखो, एक्स का मान 1 है और वाई का मान 0 है, तो एक्स का मान तो 1 है, ये वाला पॉइंट, और वाई का मान 0 है, तो कोई पॉइंट नहीं रहेगा, यही पॉइंट आएगा। इसका नाम हमने बी रखा। एक्स का मान तो कितना है 1, और वाई का मान कितना हो गया 0। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने पर हमारे पास पहले समीकरण की रेखा प्राप्त होती है। ये हमने दोनों को यहां पे इस तरह से ज्वाइंट कर दिया। ये पहले समीकरण की रेखा आ गई। पहला समीकरण हमें क्या दे रखा है, पहला समीकरण हमने बनाया था y बराबर 2x माइनस का 2। इसी तरह हम दूसरी सारणी की बात करेंगे। x का मान 0 है और y का मान -4 है। तो x का मान तो 0 है और y का मान -4 है, तो पॉइंट यहां पे आ जाएगा। इस पॉइंट का नाम C रखा, जिसमें x का मान तो 0 है और y का मान -4 है। आगे मान दे रखा है x का मान 1 है, y का मान 0 है। तो x का मान 1 है और y का मान 0 है, तो पॉइंट रिपीट होगा 1 0। इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हैं तो ग्राफ में हमारे पास दूसरे समीकरण की रेखा प्राप्त हो जाएगी। यानी इस वाले बिंदु को हमें इस वाले बिंदु के साथ मिलाना है। तो ये ग्राफ के दूसरे समीकरण की रेखा आ गई। ये ग्राफ में हमें दूसरे समीकरण की रेखा प्राप्त हो रही है। दूसरा समीकरण क्या था, y बराबर 4x माइनस का 4। अब हम ग्राफ को देखते हैं और ग्राफ से रिजल्ट लिखते हैं। ग्राफ से स्पष्ट है कि दोनों समीकरण की रेखाएं बिंदु बी पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो रिजल्ट हमें बिंदु बी से मिलेगा। यानी फर्स्ट आपने माना था पेंट की संख्या, और सेकंड आपने माना था स्कर्ट की संख्या। तो पेंट की संख्या कितनी आ जाएगी 1, और स्कर्ट की संख्या कितनी आ जाएगी 0। इस तरह से हम खरीदी गई पेंटों की संख्या और स्कर्टों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ग्राफ इस तरह से बनाना है। ग्राफ बन गया इसका। अब हम इसके ग्राफ का रिजल्ट लिखते हैं नेक्स्ट पेज में। देखिए, आता है ग्राफ से स्पष्ट है कि दोनों समीकरण की रेखाएं बिंदु बी पर प्रतिच्छेद करती हैं। बिंदु बी पर प्रतिच्छेद करती हैं। अब बिंदु बी पर प्रतिच्छेद करती है, तो बी के निर्देशांक कितने आ गए 1 और 0। यानी x का मान तो कितना आ जाएगा 1, और y का मान कितना आ जाएगा 0। इस तरह हम लिखते हैं कि उस सेल में खरीदी गई पेंटों की संख्या 1 है और स्कर्टों की संख्या 0 है। अर्थात पेंटों की संख्या और स्कर्टों की संख्या में क्या करनी थी ज्ञात।
इस तरह हमने प्रश्नावली 3.1 के एग्जाम्पल डिस्कस किए हैं। ये 3 ही एग्जाम्पल थे प्रश्नावली 3.1 में जो कंप्लीट होते हैं। अब हम प्रश्नावली जो नेक्स्ट है 3.2 उसके एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। 3.2 में हमने प्रतिस्थापन विधि पढ़ी थी, ठीक है। 3.2 में हमने कौन सी विधि पढ़ी थी? प्रतिस्थापन विधि। 3.2 में हमने प्रतिस्थापन विधि में एग्जाम्पल नंबर 4, ये मिसप्रिंट है यहाँ पे, एग्जाम्पल नंबर 4 ये होगा। चौथे एग्जाम्पल को पढ़ते हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर 4 इंपोर्टेंट भी है, अच्छा एग्जाम्पल है, कैलकुलेशन काफी अच्छी है इसकी। प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्नरेखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। प्रतिस्थापन विधि जब हमने पढ़ी थी तो मैंने प्रोसेस बताया था प्रतिस्थापन विधि को हमें अप्लाई कैसे करना होता है। और उस प्रोसेस के लिए हम क्या करते थे, 2 समीकरण हमें दिए हुए होते थे। पहले समीकरण को उठाते थे, उससे हम x के गुणांक को अकेला करते थे, उसका नाम समीकरण नंबर 3 रखते थे। समीकरण नंबर 3 को समीकरण नंबर 2 में x की जगह रखते थे तो हमें y का मान मिलता था। फिर y के मान से हमें x का मान प्राप्त, y का मान मिलता था। इस y के मान को हम समीकरण नंबर 3 में रखकर पुनः x का मान प्राप्त कर लेते थे। इस तरह से मानों को 2 बार विस्थापित करना प्रतिस्थापन विधि को दर्शाता है और प्रतिस्थापन विधि इस तरह से फॉलो की जाती है, ठीक है। मैंने पुराने वीडियो में करवा रखा है प्रतिस्थापन विधि किस तरह से अप्लाई करते हैं, प्रतिस्थापन विधि का नियम क्या होता है। तो आज हम इसके बचे हुए एग्जाम्पल प्रतिस्थापन विधि से पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग करते हैं। तो समीकरण में क्या दे रखा है, 7x माइनस 15y बराबर 2 और दूसरा समीकरण है x प्लस 2y बराबर 3। देखिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। एग्जाम्पल नंबर 4, पहला समीकरण हमें दे रखा है 7x माइनस का 15y बराबर में 2 और दूसरा समीकरण हमें दे रखा है x प्लस 2y बराबर में 3 और ये इसका दूसरा समीकरण हो गया। प्रतिस्थापन विधि अप्लाई करेंगे तो यहां प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि में हम समीकरण नंबर 1 को लेकर चलते हैं, समीकरण नंबर 1 से। तो पहला समीकरण हमें दे रखा है 7x माइनस का 15y बराबर में 2। हमें x का गुणांक अकेला करना है तो 7x को रखेंगे, माइनस का 15y इधर आया तो किसका हो जाएगा, प्लस का 15y। फिर हम यहाँ x के गुणांक को अकेला करते हैं तो 2 प्लस 15y और ये 7 कहाँ चला जाएगा, इसके बटे में। x का गुणांक अकेला होने पर इसका नाम समीकरण नंबर क्या रख दिया, 3। अब हम समीकरण नंबर 3 को समीकरण नंबर 2 में रखते हैं तो समीकरण नंबर 2 व समीकरण नंबर 3 से समीकरण नंबर 2 में x की जगह x का मान रखना है। दूसरा समीकरण दे रखा है हमें x प्लस का 2y बराबर में 3। तो x की जगह x का मान जो तैयार किया वो रखते हैं, तो x का मान रख देंगे 2 प्लस 15y फुल अपॉन 7 और लास्ट में हमें दे रखा है प्लस का 2y बराबर में 3। ये बटे से 7 हटाने के लिए इधर और इससे गुणा करा देते हैं तो बटे से 7 हट जाएगा। तो 2 प्लस 15y प्लस 7 को 2 से गुणा किया तो 7 दूना 14y बराबर 7 को 3 से गुणा किया तो 7 तिया 21 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 15y और 14y दोनों ही प्लस के हैं, जुड़ जाएंगे तो 29y हो जाएगा। ये रहा 21 प्लस का 2 इधर आया तो किसका हो गया, माइनस का 2। यहाँ पे 29y है, 21 में से 2 घटाना है तो 19 बचेगा और यहां से हम y का मान निकालते हैं तो 19 के बटे में कितना आ जाएगा, 29। 19 के बटे में कितना आ गया, 29। इस तरह से हमने प्रतिस्थापन विधि से y का मान तो निकाल लिया। अब ये y का मान हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो हमें x का मान मिल जाएगा। तो यहां y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, 3 में रखने पर तीसरा समीकरण हमें दे रखा था x बराबर 2 प्लस 15y और बटे में है 7। तो y की जगह y का मान कितना रखेंगे हम, 19 बटा 29। देखिए कैलकुलेट करते हैं। ये तो रहा x बराबर 2 प्लस 15, y के स्थान पे y का मान कितना रख दिया, 19 बटा 29 और पूरे के बटे में कितना दे रखा है, 7। कैलकुलेट करते हैं, देखो ध्यान से, कैलकुलेशन थोड़ी ध्यान से करना, अच्छी कैलकुलेशन है ये। यहां पे हम गुणा कराएंगे 15 को 19 से, तो 15 नाम है 135, हासिल कितना हो जाएगा, 13। 15 एकम 15, 15 और 13 को जोड़ते हैं तो 28।
285 बटे में कितना दे रखा है 29, और इसके बटे में कितना दे रखा है 7। ये रहा x बराबर 29 को 2 से गुणा करके लघुत्तम लेते हैं तो 29 दूना 58 प्लस में 285 और बटे में कितना आ जाएगा 29 और गुणे में कितना आ जाएगा 7। फिर कैलकुलेट करो x बराबर यहाँ पे 8 और 5 13 के 3 हासिल 1, 8 और 1 9 और 5 14 हासिल 1, 2 और 1 3 343 बटे में दे रखा है 29 गुणा 7। 7 से हम 343 को काटते हैं तो 49 बार कटता है, तो x का जो मान आया है ऊपर तो आ गया 49 बटे में कितना आ गया 29। इस तरह से हम प्रतिस्थापन विधि में x और y के मान ज्ञात कर सकते हैं। x का मान तो आ गया 49 बटा 29 और y का मान आ गया 19 बटा 29। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से एग्जाम्पल नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब हम इस एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर 5 डिस्कस करेंगे। पांचवा एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल नंबर 5, पांचवें एग्जाम्पल को देखें। निम्नलिखित प्रश्न को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद में तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणित यानी समीकरण एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त करना है। तो एक तो आफताब है और एक आफताब की पुत्री है, तो आफताब की आयु को हम x वर्ष मान लेंगे और उसकी पुत्री की आयु को y वर्ष मान लेंगे और इस प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 5, माना आफताब की आयु बराबर x वर्ष। आफताब की आयु को हमने x वर्ष मान लिया और उसकी पुत्री की आयु बराबर y वर्ष। ठीक है, प्रश्न में हमें एक शर्त दे रखी है और वो शर्त ये है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? समीकरण बनाएंगे। आफताब की आयु x वर्ष है और उसकी पुत्री की आयु y वर्ष है। 7 वर्ष पूर्व यानी पहले, तो कम करना है 7, तो आफताब की आयु में भी 7 कम कर दिया और उसकी पुत्री की आयु में भी 7 कम कर दिया। अब आफताब अपनी पुत्री की आयु का 7 गुना है, तो पुत्री की आयु को 7 से गुणा करा देंगे तो आफताब की आयु x - 7 निकल कर आ जाएगी। कैलकुलेट करें आगे। ये तो रहा x - का 7, 7 को y से गुणा किया तो 7y और 7 को 7 से गुणा किया तो 7 7 49। पक्षांतरण करो इनका। ये तो रहा x, ये 7y प्लस का इधर आया तो किसका हो गया? माइनस का। माइनस का 7 हमें दे रखा है, माइनस का 49 उधर गया तो प्लस का 49 बराबर में कितना आ जाएगा? 0। अब हम यहां पे कैलकुलेट करें तो ये तो रहा x माइनस का 7y, 49 में से 7 घटा दिया तो प्लस का 42 बराबर में 0। ये पहला समीकरण आ गया। इसी तरह हम क्या करेंगे? दूसरे समीकरण को सॉल्व करेंगे, यानी दूसरा कथन पढ़ेंगे। दूसरे कथन में कहा जा रहा है कि अब आफताब कहता है कि 3 वर्ष पश्चात मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब से 3 वर्ष पश्चात मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं? समीकरण के रूप में कन्वर्ट करते हैं। आफताब की आयु x वर्ष थी, उसकी पुत्री की आयु y वर्ष थी। 3 वर्ष पश्चात का मतलब होता है 3 जोड़ना, तो x में भी 3 जोड़ दिया और y में भी 3 जोड़ दिया। अब आफताब कहता है कि मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, तो पुत्री की आयु को 3 से गुणा करा के आफताब की आयु के बराबर लिखा जा सकता है। ये तो रहा x + 3
3 को y से गुणा किया तो 3y और 3 को 3 से गुणा किया तो 9। पक्षांतरण करो x, प्लस का 3y इधर आया तो माइनस का 3y, प्लस का 3 हमें दे रखा है, प्लस का 9 उधर गया तो माइनस का 9, बराबर में कितना हो गया 0। ये तो रहा x माइनस का 3y, 9 में से 3 घटाते हैं तो माइनस का 6, बराबर में कितना आ गया 0। और ऐसा करने पर यह समीकरण नंबर 2 आ गया। अब इन दोनों समीकरणों को हमें क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करके पता लगाना है कि आफताब कितने साल का था और उसकी पुत्री कितने वर्ष की थी। तो यहां पे लिखते हैं प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि के लिए हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 को लेकर चलते हैं और उसमें x के गुणांक को अकेला करके समीकरण नंबर 3 बनाते हैं। तो पहला समीकरण दे रखा है x माइनस का 7y प्लस का 42 बराबर में 0। x का गुणांक निकालो केवल, तो x का गुणांक रखो, माइनस का 7y इधर आया तो प्लस का 7y, प्लस का 42 उधर गया तो माइनस का 42। ये समीकरण नंबर कौन सा हो गया, 3। अब इस समीकरण नंबर 3 को हम समीकरण नंबर 2 में x की जगह रखेंगे। तो यहां पे लिखते हैं समीकरण नंबर 2 व 3 से, समीकरण नंबर 2 व 3 से। समीकरण नंबर 2 में यहां पे x है तो x की जगह रखेंगे 7y माइनस 42। तो x की जगह हमने रख दिया 7y माइनस का 42, पीछे में दे रखा है माइनस का तो 3y है, माइनस का 6 और बराबर में 0। कैलकुलेट करें, 7y में से 3y घटा दिया तो 4y, 42 और 6 कितना हो जाएगा माइनस का 48 बराबर 0। 4y का मान निकालना, माइनस का 48 इधर आया तो किसका हो गया, प्लस का 48 हो गया। यहां से हम y का मान निकालते हैं तो 48 के बटे में कितना आ जाएगा 4, और 4 का भाग देते हैं, 4 एकम 4, 4 दूना 8। यानी आफताब की जो पुत्री थी वो कितने वर्ष की है, 12 वर्ष की। ठीक है, अब ये y का मान समीकरण नंबर 3 में y की जगह रख देंगे तो आफताब की आयु निकल कर आ जाएगी। तो y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर देखो, y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, समीकरण नंबर 3 में y का मान रखते हैं तो ये तो आ जाएगा x बराबर 7, y की जगह y का मान कितना निकाल लिया था 12, और माइनस में कितना दे रखा है 42। कैलकुलेट करो, यहाँ पे x बराबर 12 7 84, माइनस का कितना हो गया 42, और यहाँ पे घटाते हैं तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4 में से 2 गया तो 2, और 8 में से 4 गया तो 4। तो जो आफताब है वो आफताब कितने वर्ष का है, 42 वर्ष का है, और उसकी जो पुत्री है वो पुत्री कितने वर्ष की है, 12 वर्ष की। इस तरह इस क्वेश्चन में हमें आफताब और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5 आपको समझ में आ गया होगा, अच्छा एग्जाम्पल था। अब हम एग्जाम्पल नंबर 6 डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पेज पे। एग्जाम्पल नंबर 6 देखो, बुक में एग्जाम्पल नंबर 6 हमें दे रखा है, एक दुकान में 2 पेंसिल और 3 रबड़ों का मूल्य 9 रुपए है, 4 पेंसिल और 6 रबड़ों का मूल्य 18 रुपए है। एक पेंसिल और एक रबड़ का मूल्य हमें क्या करना है, ज्ञात। तो हम एक पेंसिल के मूल्य को तो x रुपए मान लेते हैं और एक रबड़ के मूल्य को y रुपए मान लेते हैं और प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। माना एक पेंसिल का जो मूल्य है उसे हम x रुपए मानते हैं और एक रबड़ का जो मूल्य है उस मूल्य को हम y रुपए मानते हैं। अकॉर्डिंग क्वेश्चन, प्रश्न की शर्त के हिसाब जमाते हैं। 2 पेंसिल और 3 रबड़ों का मूल्य 9 रुपए है। 2 पेंसिल और 3 रबड़ों का मूल्य जो है वो हमें 9 रुपए दे रखा है। समीकरण कैसे बनेगा इसका, देखो एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है तो 2 पेंसिल का मूल्य 2x, एक रबड़ का मूल्य y रुपए है तो 3 रबड़ का मूल्य 3y, और ये दोनों चीजें मिलाकर कितने रुपए में आ रही है, 9 रुपए में। ये पहला समीकरण हो गया। प्रश्न की अगली शर्त को लिखते हैं। अगली शर्त में ये कह रहा है
कि 4 पेंसिल और 6 रबड़ों का मूल्य 18 रुपए है। 4 पेंसिल और 6 रबड़ों का मूल्य जो है वो हमें 18 रुपए दे रखा है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है, तो 4 पेंसिल का मूल्य 4x, एक रबड़ का मूल्य y रुपए है, तो 6 रबड़ का मूल्य 6y, और ये मिलाकर कितने रुपए में आ रही है? 18 रुपए में। ये समीकरण नंबर कौन सा हो जाएगा? 2। प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो यहां पे लिखते हैं प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि में हम समीकरण नंबर 1 को लेकर चलेंगे, और पहला समीकरण हमें दे रखा है 2x प्लस का 3y बराबर में 9। x के गुणांक को अकेला करो, तो ये तो रहा 2x बराबर में 9, प्लस के 3y का पक्षांतरण किया तो माइनस का 3y। x का गुणांक निकालना है तो 9 माइनस का 3y, और ये 2 गुणा से कहा जाएगा? भाग में। इसका नाम हमने कौन सा समीकरण रखा? समीकरण नंबर 3। अब हम समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 2 में मान रखेंगे। समीकरण नंबर 2 में जहां पे x है, उस x का मान हम क्या रखेंगे? इस x की जगह x का मान जो बनाया है वो रखना है 9 माइनस 3y बराबर 9 माइनस 3y बटा 2। तो यहां पे देखो ये तो रहा 4, x की जगह x का मान क्या रख दिया? 9 माइनस 3y बटा 2। पीछे में दे रखा है फिर प्लस का 6y, और बराबर में दे रखा है 18। ये हमने x की जगह x का मान रख दिया। 2 से यहाँ पे 4 को 2 बार काटा जा सकता है, और फिर इस 2 को अंदर वाली संख्या से गुणा कराना है। तो 2 को 9 से गुणा किया तो 2 इनाम 18, फिर 2 को 3y से गुणा किया तो 3 दूना 6y, प्लस में कितना दे रखा है? 6y, और बराबर में कितना आ रहा है? 18। 6y प्लस का 6y माइनस का कट जाएगा तो कितना बचेगा? 18 बराबर 18। समीकरण नंबर 3 को समीकरण नंबर 2 में रखने के बाद तो हमें किसी एक चर का मान मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो किसी का मान नहीं मिल रहा, ना तो x मिला यहाँ पे, ना y मिला। x और y में से अगर कोई नहीं मिलता है तो इसका मतलब इस स्थिति का बनना संभव नहीं है, या इनके समीकरणों का अस्तित्व संभव नहीं है। तो लास्ट में क्या रिजल्ट लिखेंगे? अतः उपरोक्त स्थिति के आधार पर, उपरोक्त स्थिति के आधार पर दिए गए समीकरणों का हल संभव नहीं है। जब संभव नहीं है तो फिर इनको यहीं पे छोड़ देते हैं, आगे सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम नेक्स्ट केस में एग्जांपल नंबर 7 पढ़ते हैं। देखो 7वां एग्जांपल क्या है? एग्जांपल नंबर 7 हमें दे रखा है 2 रेल पटरियों के समीकरण x प्लस वाई माइनस 4 बराबर 0 और 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0 द्वारा निरूपित की गई हैं। क्या रेल पटरी एक दूसरे को काटेगी? तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इन दोनों समीकरणों को हल करो और उसमें x और y का मान मिल जाए तो समझ जाना कि दी गई रेल के समीकरण की पटरियां एक दूसरे को काटेगी। और अगर x और y का मान ठीक इससे पहले वाले क्वेश्चन में जैसे नहीं मिला था, अगर वैसी स्थिति बनती है तो आप लिख देना कि x और y की रेखा जो होती हैं वह x और y जो रेल की पटरियां हमें दे रखी है समीकरण के रूप में, अगर मान नहीं मिलता है x और y का तो ये दोनों एक दूसरे को नहीं काटेगी। यही दोनों समीकरणों के काटने या नहीं काटने की पहचान रहेगी। ठीक है, चलिए आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। पहला जो समीकरण हमें दे रखा है वो है x प्लस का 2y माइनस का 4 बराबर 0, और जो दूसरा समीकरण दे रखा है वो है 2x प्लस का 4y माइनस का 12 बराबर 0। इसमें 2 का भाग दे सकते हो और समीकरण को छोटा कर सकते हो, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 2 6 की 12। ये समीकरण नंबर कौन सा हो गया? 2। प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं नेक्स्ट पेज में। तो यहां पे लिखते हैं प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि के लिए हम लिखेंगे यहां पे, देखिए प्रतिस्थापन
विधि से। प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 को लेकर चलते हैं। और पहला समीकरण में दे रखा है x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। x के गुणांक को अकेला करो तो ये माइनस का 4 इधर आया तो प्लस का, और प्लस का 2y उधर गया तो माइनस का। ये समीकरण नंबर कौन सा हो गया, 3। अब समीकरण नंबर 3 को किस में रखना है, 2 में। तो समीकरण नंबर 3 व समीकरण नंबर 2 से। दूसरा समीकरण जो दे रखा है वो था x प्लस का 2y माइनस का 6 बराबर 0। तो समीकरण नंबर 3 में x का मान है 4 माइनस 2y, तो x का मान रख देंगे 4 माइनस 2y। तो x की जगह 4 माइनस का 2y, लास्ट में दे रखा है प्लस का 2y माइनस का 6 बराबर 0। 2y यहाँ पे माइनस का है और यहाँ 2y प्लस का कट गया, 4 में से माइनस का 6 गया तो माइनस का 2, और ये बराबर 0 है, जो कि पॉसिबल नहीं होना चाहिए। समीकरण नंबर 2 और 3 में जैसे ही मान रखते हैं तो हमें किसी एक यानी x या y में से किसी एक का मान मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ तो किसी का भी मान नहीं मिल रहा है। इसका मतलब दिए गए समीकरणों के मूलों का अस्तित्व संभव नहीं है, या इनके मान निकालना संभव नहीं है। इसलिए संभव नहीं है क्योंकि इनके मूलों का अस्तित्व संभव नहीं है। मूलों का अस्तित्व संभव नहीं होगा तो रेल की पटरी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी। तो लास्ट रिजल्ट पे ध्यान दें, अतः उपरोक्त समीकरण के मूलों का अस्तित्व संभव नहीं है। अतः उपरोक्त रेल पटरियों के समीकरण उपरोक्त रेल पटरियों के समीकरण प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। ठीक है, इस तरह बताना था कि दिए गए रेल की पटरियों के समीकरण आपस में प्रतिच्छेद करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 7 कंप्लीट हो गया होगा। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम एग्जाम्पल नंबर 8 की बात करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 8 देखिए। 8वां एग्जाम्पल जो है वो अब विलोपन विधि का है। अब हम विलोपन विधि के एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। 8वां एग्जाम्पल एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट भी है, अच्छा एग्जाम्पल है, ध्यान देना। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है और उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीना 2,000 रुपये बचा लेता है तो उसकी मासिक आय क्या होगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दोनों व्यक्तियों के मासिक आय का चर x है और दोनों व्यक्तियों के खर्चों का जो चर है वो हम y मान लेंगे। तो देखो प्रश्न काफी अच्छा है, ध्यान से। माना दोनों व्यक्तियों के मासिक आय का चर वो x है और हमें आय का अनुपात दे रखा है, और दोनों व्यक्तियों की आय का जो अनुपात है वो 9:7 है। इससे हम अलग अलग निकाल लेंगे। माना पहले व्यक्ति की आय ये 9x रुपये हो जाएगी और दूसरे व्यक्ति की जो आय है वो 7x रुपये हो जाएगी। दोनों की हमने अलग अलग आय मान ली। अब दोनों व्यक्तियों के खर्चों का जो चर है उसको हम y मान लेते हैं। माना दोनों व्यक्तियों के खर्चों का जो चर है
उसको हम क्या मान लेते हैं, y। तो खर्चों का अनुपात भी दे रखा है और खर्चों का अनुपात दे रखा है 4:3। तो इससे हम पहले और दूसरे व्यक्ति के खर्चे निकाल सकते हैं। माना पहले व्यक्ति का जो खर्च है अनुपात में 4y है तो 4y रुपये हो जाएगा, और दूसरे व्यक्ति का जो खर्च है वो 3 से 3y रुपये हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न के स्टेटमेंट को समझते हैं और ध्यान से समझना। पहला व्यक्ति जो है वह 9x रुपये कमाता है। कितना कमाता है, 9x। और फिर 4y खर्च करने के बाद दोनों स्थिति में 2000 रुपये बचत हो जाती है। यहां पे लिख देते हैं दोनों व्यक्तियों की जो बचत है वो 2000 रुपये है। पहला व्यक्ति कमाया कितना, 9x रुपये। खर्च का मतलब होता है माइनस खर्च कितना किया, 4y, और बचत कितने की हो गई, 2000। पहला समीकरण। दूसरा जो व्यक्ति है वो कमाया कितना, 7x रुपये। खर्च कितना कर दिया, माइनस के 3y, और फिर भी कितना बचा लेता है, 2000 रुपये। ये समीकरण नंबर कौन सा हो गया, 2। हम दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल करेंगे और हमें केवल i पूछा है तो x ही निकालना, y निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो x निकालना है तो x वाले पद को बराबर नहीं करेंगे, बराबर y वाले पद को करेंगे। समीकरण नंबर 1 और 2 पर विलोपन विधि लगाते हैं। तो यहां पे समीकरण 1 व 2 से पहला समीकरण हमें दे रखा है 9x माइनस का 4y बराबर में 2000, और दूसरा समीकरण दे रखा है 7x माइनस का 3y बराबर में 2000। हमें x का गुणांक निकालना है, यानी मासिक आय, तो हमें मासिक व्यय हटाना पड़ेगा। मासिक व्यय हटाने का मतलब है y वाला पद हटाना। तो विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, y के गुणांक को बराबर करेंगे। y के गुणांक को बराबर करने के लिए नीचे वाले 3 को ऊपर गुणा करा देंगे और ऊपर वाले 4 को नीचे गुणा करा देंगे। तो ऊपर हम किससे गुणा करते हैं, 3 से, और नीचे हम किससे गुणा करते हैं, 4 से। देखो इस वाले पूरे समीकरण को 3 से गुणा करना है, तो 9 तिया 27, 27x, और 4 3 12, 12y, और 2000 को 3 से गुणा किया तो 6000। इसी तरह से 4 को 7 से गुणा किया तो 7 चौक 28x, माइनस 4 को 3 से गुणा किया तो 4 3 12y, और 4 को 2000 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा, 8000। अब यहाँ पे चिन्ह चेंज कर दो, क्योंकि दोनों माइनस के तो कटेगा नहीं, तो नीचे वाले समीकरण के चिन्ह चेंज होंगे। प्लस का था माइनस हो गया, माइनस का था प्लस हो गया, प्लस का था माइनस हो गया, प्लस माइनस कट जाएगा। यहाँ पे 27x में से घटाना है 28x, तो माइनस का x बचेगा। माइनस के 8000 में से 6000 घटाना है तो माइनस के 2000 बचेगा। माइनस से माइनस कट गया तो x का मान कितना आ गया, 2000। इसी से हम दोनों व्यक्तियों की मासिक आय निकाल सकते हैं। ठीक है, अतः अनुपात से पहले व्यक्ति की मासिक आय तो 9x आई थी और दूसरे व्यक्ति की मासिक आय 7x आई थी। तो ये तो रहा 9, x की जगह हम 2000 रख देंगे, तो 9 दूना 18000, यानी पहला व्यक्ति जो है वो कितने रुपए कमाता है, 18000 रुपए। 7x की जगह x का मान 2000 रख देंगे, 2000 को 7 से गुणा किया तो 7 दूना 14000 हो गया, यानी दूसरा व्यक्ति जो है वो कितने रुपए कमाता है, 14000 रुपए महीना कमाता है। इस तरह प्रश्न में केवल इतना ही पूछा था कि दोनों व्यक्तियों की मासिक आय क्या होगी, वो हमें विलोपन विधि से ज्ञात करनी थी। एग्जाम्पल नंबर 8 कंप्लीट है। अब हम एग्जाम्पल नंबर 9 डिस्कस करेंगे। देखो एग्जाम्पल नंबर 9 क्या है। देखो एग्जाम्पल नंबर 9, नवा एग्जाम्पल हमें दे रखा है।
विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्नरेखिक समीकरणों के युग्म के सभी संभव हल ज्ञात कीजिए यदि संभव हो तो विलोपन विधि लगा देंगे। अगर मान संभव हुआ, अस्तित्व संभव हुआ तो मिल जाएगा इन दोनों समीकरणों का हल, और अगर अस्तित्व नहीं हुआ तो लास्ट में रिजल्ट लिख के छोड़ देंगे। पहला समीकरण हमें दे रखा है 2x प्लस का 3y बराबर में 8, पहला समीकरण हो गया। और दूसरा समीकरण दे रखा है 4x प्लस का 6y बराबर में 7, और ये दूसरा समीकरण हो गया। विलोपन विधि के लिए किसी को बराबर कर लो, या तो x वाले को बराबर कर लो या y वाले को बराबर कर लो। तो हम यहाँ पे x वाले पद को बराबर कर रहे हैं। x वाले पद को बराबर करने के लिए 4 को ऊपर गुणा करा देंगे और 2 को नीचे गुणा करा देंगे। मतलब जो भी समीकरणों में x के गुणांक होते हैं उनको विपरीत समीकरण से गुणा कराते हैं। तो दूसरे समीकरण के 4 को पहले समीकरण से गुणा करा दिया और पहले समीकरण के 2 को दूसरे समीकरण से गुणा करा दिया। गुणा करो, 4 से गुणा किया तो 4 दूने 8x, 4 3 12y और 8 चौक 32 हो गया। और यहाँ 2 से पूरे समीकरण गुणा किया तो 4 दूने 8x प्लस 6 दूने 12y बराबर 7 दूने 14 हो गया। अब 8x बराबर आ गया, चिन्ह चेंज करना है, प्लस का था माइनस, प्लस का था माइनस, प्लस का था माइनस हो गया। क्या 8x से 8x कट गया, 12y से 12y कट गया, तो यहाँ तो कितना बचेगा 0। यहाँ 32 में से 14 घटाना है तो यहाँ पे 12 में से 4 गया तो 8 और 2 में से 1 गया तो 1। बड़ी संख्या किसकी है, प्लस की। 0 और 18 बराबर तो होते ही नहीं है। अब ये तो दोनों ही पद कट गए x और y, तो हमें किसी एक चर का मान तो मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। तो इसका मतलब दिए गए समीकरणों के मूलों का अस्तित्व संभव नहीं है, अर्थात इनको विलोपन विधि से या फिर किसी अन्य विधि से भी हल नहीं कर सकते। तो लास्ट में रिजल्ट लिखते हैं, अतः उपरोक्त समीकरणों के मूलों का अस्तित्व संभव नहीं है। अस्तित्व संभव नहीं है तो फिर उन्हें आगे हल नहीं करना। ठीक है, इसके साथ हमारा एग्जाम्पल नंबर 9 कंप्लीट हुआ। इस एक्सरसाइज का आखिरी एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 10। 10वें एग्जाम्पल को देखो। 10वां एग्जाम्पल दे रखा है 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो हमें संख्या ज्ञात करनी है और ऐसी संख्या कितनी हो सकती है। हमने पढ़ रखा है कि 2 अंकों की जो संख्या होती है उसमें इकाई का अंक तो x मान लेते हैं और दहाई का अंक क्या मान लेते हैं, y। तो यहां पे माना 2 अंकों की एक संख्या में इकाई का जो अंक है उसको हमने x मान लिया और जो दहाई का अंक है उसको हमने y मान लिया। तो यहां पे इकाई का अंक और दहाई का अंक आ गया, तो 2 अंकों की वह संख्या क्या होगी, संख्या निकालते हैं। तो 2 अंकों की संख्या निकालने का सूत्र होता है इकाई का अंक प्लस दहाई का अंक, और दहाई के अंक को किससे गुणा करा देते हैं, 10 से गुणा करा देते हैं। अंकों का स्थान पलटने पर या उलटने पर बनी नई संख्या, तो अंकों का स्थान उलटने पर बनी नई संख्या। तो नई संख्या कौन सी होगी, वो नई संख्या भी हम बना लेते हैं। नई संख्या निकालने का तरीका क्या रहेगा, इकाई का अंक पहले x माना था, अब क्या मान लिया, y। दहाई का अंक हमने y माना था, क्या मान लिया, x, और दहाई के अंक को किससे गुणा करा दिया, 10 से। तो अंकों का स्थान उलटने पर जो नई संख्या बनी है वो 10x प्लस y है। ठीक है, अब प्रश्न की शर्त को हम पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर समीकरण बनाते हैं और फिर उनको विलोपन विधि से हल करते हैं। देखिए नेक्स्ट पेज पे दोनों संख्याओं के अंकों का अंतर हमें 2 दे रखा है। पहली शर्त तो यही है, शर्त दोनों संख्याओं के अंकों का अंतर, दोनों संख्याओं के
अंकों का अंतर जो दे रखा है वो कितना है, 2 है। तो हमने क्या किया, इकाई का अंक तो ले लिया x और दहाई का अंक ले लिया y और ये अंतर हमने ले लिया 2। समीकरण नंबर कौन सा हो गया, 1। दूसरी शर्त हमें दे रखी है कि 2 अंकों की एक संख्या एवं अंकों को उलटने पर बनी संख्या के का योग हमें दे रखा है 66। तो उसके अकॉर्डिंग भी सॉल्व करेंगे। दो अंकों की संख्या और अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग, ये हमें 66 दे रखा है। याद करो पीछे आपने डिस्कस किया था कि 2 अंकों की एक संख्या तो आ गई थी x प्लस वाई 10 और अंकों का स्थान पलटने पर बनी संख्या कौन सी थी, y प्लस एक्स 10। एक संख्या तो ये थी, अंकों का स्थान पलटने पर दूसरी संख्या ये थी। इनका जो योग हमें दे रखा है वो दे रखा है 66। कैलकुलेट करो, यहाँ पे 1x और 10x कितना हो जाएगा, 11x और यहाँ पे 10y और 1y कितना हो जाएगा, 11y और बराबर में कितना हो जाएगा, 66। पूरे समीकरण में 11 का भाग जा रहा है, 11 का भाग दिया x, 11 का भाग दिया y, 11 का भाग दिया 11 छिकी 66। समीकरण नंबर कौन सा हो जाएगा, 2। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को हम विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से पहला समीकरण तो हमें दे रखा है x माइनस वाई बराबर 2 और दूसरा समीकरण हमें दे रखा है x प्लस वाई बराबर 6 और हम यहां पे विलोपन विधि अप्लाई करेंगे। विलोपन विधि से, विलोपन विधि के लिए यहां पे देखो y प्लस का है, y माइनस का कट गया, x और x कितना हो जाएगा, 2x, 6 और 2 कितना हो गया, 8। x का मान निकालना है तो 8 के बटे में कितना आ जाएगा, 2 और यहाँ पे हमने भाग दिया तो कितनी बार गया, 4 बार। तो पहला अंक तो कितना आ गया, 4। अब ये x का जो मान है वो हम समीकरण नंबर 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं। तो x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 में रखते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 6। ये समीकरण नंबर 2 था, इसमें x की जगह 4 रख दिया, y बराबर 6। तो y का मान निकालते हैं, 6 प्लस का 4 इधर आया तो माइनस का 4 हो गया। कैलकुलेट करो तो y का मान कितना आ जाएगा, 2। इस तरह x का मान तो कितना आ गया हमारे पास, 4 और y का मान कितना हो गया, 2। अतः वह संख्या क्या होगी, इकाई का अंक प्लस दहाई का अंक और दहाई के अंक को किससे गुणा कराते हैं, 10 से। तो ये तो आ जाएगा हमारे पास 10, y की जगह कितना रख दिया, 2 और x की जगह कितना रख दिया, 4। 10 दूना 20 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 24। तो 2 अंकों की वह संख्या कितनी है, 24। इसका सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसी कितनी संख्या और बनाई जा सकती हैं। तो यहां पे लिखते हैं अतः अभिष्ट कुल संख्याएं। तो देखो कैसे बना सकते हो, पहली संख्या कितनी आ गई थी हमारे पास, 24। तो हम अंकों का स्थान पलटकर भी एक संख्या बना सकते हैं। तो 4 को हमने आगे लिख दिया और 2 को पीछे लिख दिया। तो 24 को पलटा तो कितना हुआ, 42। इस तरह है और भी संख्या जो बनाई जा सकती थी उनको लिखना था। ठीक है, आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। यहां पर हमने पूरी प्रश्नावली 3 के एग्जाम्पल डिस्कस कर लिए और 3.1, 3.2 और 3.3 के क्वेश्चन मैंने पुराने वीडियो में करवाई दिया आपको। तो यहां पर आपकी पूरी प्रश्नावली कंप्लीट होती है। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप वीडियो को दोबारा देखना और आपको वो डाउट ढंग से क्लियर करना है, क्योंकि क्वेश्चन कोई प्रश्नावली का छूटना नहीं चाहिए आपकी तरफ से, आपकी प्रैक्टिस की तरफ से, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चन और एग्जाम्पल करवा दिए हैं। तो ठीक है, फिर यहां तक आपकी प्रश्नावली 3 का समापन हुआ। अब हम कल की क्लास के अंदर प्रश्नावली 4 द्विघात समीकरण के क्वेश्चंस और बेसिक पढ़ेंगे, उस वाली प्रश्नावली को कवर करेंगे।
ठीक है, आप लोगों को अगर हमारी मेहनत अच्छी लग रही है और हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना। अगर आपको लगता है कि पहले कौन से चैप्टर पे वीडियो बनाना चाहिए तो आप कमेंट में उसके बारे में लिखना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।